range using AMGM technique. Range using AMGM technique. So AMGM से हम लोग जैसे रेंज फाइंड कर सकते हैं, वो हम लोग ने सीक्वेंस इन सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो उसमें क्या क्या बात ध्यान रखने की होती है, जैसे AMGM लगाते समय क्या क्या बात ध्यान रखने की होती है कि AMGM से अगर रेंज निकालना है तो बताओ, पहली बात क्या ध्यान में रखने की होती है? Number should be positive. Yes, the terms should be positive. The terms should be what? Positive. जिनके ऊपर AM greater than GM लगाते हैं वो टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स should be constant or can be made constant. प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए या उनके प्रोडक्ट को कांस्टेंट बनाया जाए। और तीसरी बात ध्यान में रखने की होती है कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन constituent terms on which we are applying AM greater than equal to GM must be equality holds must have possibility of becoming equal. ठीक है, must have possibility of becoming equal. तो ये 3 पॉइंट्स तो हम लोग वैसे सीक्वेंस इन सीरीज में पढ़ते ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस AMGM वाली टेक्निक से रेंज फाइंड करना, एंड देन आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ओके, तो जिससे मान लो फाइंड रेंज, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें पहला आ जाएगा से x रेज टू 4 प्लस 16/x², ये fx है, इसका रेंज फाइंड करना है। चलो बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? Greater than equal to 12. Greater than equal to 12. Yes, good. हाँ सर, वही आ रहा है। भैया रहा, तो देखो
वैसे जैसे यहाँ पे जो टर्म्स है वो तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। अच्छा, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है क्या? इन दोनों का प्रोडक्ट यस सर। Yes, sir. नहीं है, Yes, sir. मतलब अभी तो सॉरी पॉजिटिव कह रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है क्या? नहीं। नो सर। नहीं, sir. नहीं सर। तो मैं AMGM लगाने से इन पे फायदा नहीं होता। तो मैं क्या करता, जैसे 16/x² को 8x स्क्वायर 8 इन दो टर्म्स में ब्रेक कर लिया होता। अब इन तीन टर्म्स पे AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाते, तो x⁴ प्लस, अब इन तीनों का सम जो है ऐसे x⁴ प्लस 16/x², क्योंकि तीन टर्म्स थे, होल अपॉन 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों के प्रोडक्ट का क्यूब रूट, मतलब 64 टू द पावर 1/3। अच्छा, 64 टू द पावर 1/3 जो होता है वो 4 होता है। इसका मतलब x⁴ प्लस 16/x² is greater than equal to 12। therefore रेंज क्या हो गया fx का? 12 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। रेंज इज 12 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। सबको समझ में आ गया? नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज x² प्लस 4 होल अपॉन x² प्लस 1, ये fx है। इसका रेंज फाइंड करना है। yes Arya, good। सो बहुत लोगों ने आंसर आया और सबका सही है। 3 से इंफिनिटी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम One लोग add, subtract. 1 ऐड कर देते और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते। क्यों? ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। अब या इन फिर t x स्क्वायर प्लस 1 को t अज्यूम भी कर सकते हैं ना। हाँ, x² प्लस 1 को t भी अज्यूम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब बिना अज्यूम किए अगर काम हो जाए तो अच्छी बात है। सो अब इन दोनों पे AM ग्रेटर देन GM लगा है, तो x² प्लस 1 प्लस 4/x² प्लस 1 होल अपॉन 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, मतलब √4 जो कि 2 आ जाता। इसका मतलब x² प्लस 1 प्लस 4/x² प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इस 1 को उधर लेके चले गए, मतलब x² प्लस 4/x² प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसका क्या मतलब है कि रेंज जो है वो 3 से इंफिनिटी हो गया। ये अपना रेंज हो गया।
सर अगर अज्यूम कर लिया तो साइन में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा? साइन में स्क्वायर नहीं, माइनस मतलब t माइनस वन x के साइन में। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन टी है तो टी तो पॉजिटिव ही होता है ना, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। सर एक्स स्क्वायर को t माइनस वन लिखेंगे ना? हाँ, तो जैसे यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर को टी माइनस वन लिख लेता, तो टी माइनस वन प्लस फोर अपॉन टी, इस माइनस वन को तो अलग कर देता मैं, हाँ सर समझ गई सर। अब इनके ऊपर AMGM लगाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका रेंज फाइंड करना है। सर ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब हाँ ग्रेटर देन जीरो तो होगा, लेकिन सर। नहीं, लेकिन तुम ऐसे सोचो ना, जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर को, ये एक जीरो हो सकता है क्या, तुम ये बताओ, ये कभी जीरो हो सकता है क्या? जीरो नहीं नहीं सर, जीरो नहीं हो सकता ना। मतलब अगर तुमको तुमको लग रहा होगा कि यार जो सेकंड वाला क्वेश्चन और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो सेम टाइप का है, अगर तुम सेकंड और थर्ड वाले को देखो, लेकिन दोनों सेम टाइप का नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। देखो सेकंड वाले में क्या था, क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, जैसे सेकंड वाले में ये था, तो सेकंड वाले में मैंने क्या किया था, वन ऐड किया था और वन सब्ट्रैक्ट किया था। तो जिस पे मैं AMGM लगाने के बारे में सोच रहा था, ठीक है, उसमें जो तीसरी कंडीशन मैंने लिखाई थी कि इन दोनों की इक्वल होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी AMGM में इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन और फोर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन किसी एक्स की वैल्यू के लिए इक्वल हो सकते हैं? ये तो सर वन एक्स स्क्वायर सर प्लस वन वन के का लिए हो होल सकता है। प्लस वन। वन के लिए हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, पते की तो ये बात है कि इक्वल हो सकते हैं। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे थर्ड वाले में देखो तो तुम टू ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, यही कर रहे होते ना। यस सर। अब तुम जब इन पे AMGM लगाते और तुम AMGM लगाने के लिए, रेंज निकालने के लिए AMGM लगाने के लिए दोनों के इक्वल होने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, तभी तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM में इक्वलिटी होल्ड कब करती है, जब A और B इक्वल होते हैं, याद है? यस तो यहाँ से तो क्या आ गया अपना, एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। नाउ इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। इसका ये मतलब है, इसका क्या मतलब है कि थर्ड पार्ट का रेंज निकालने के लिए वी कैन नॉट यूज AMGM टेक्निक। ठीक है, थर्ड पार्ट का रेंज निकालने के लिए हम लोग AMGM टेक्निक नहीं यूज कर सकते।
इतनी बात समझ में आई सबको, सर क्यों नहीं यूज कर डिनोमिनेटर सकते? कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर होल स्क्वायर बन। क्या कह रहे हो? सर डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर एक होल स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा, लेकिन फिर से वही चीज हो जाएगी ना, वो एक ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 सर एएमजीएम नहीं यूज कर सकते, क्यों होगा? इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी ना बस। हाँ, इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगी। अब जैसे मान लो मैं एएमजीएम जब यूज करता हूँ, तो जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि कुछ एक्सप्रेशन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू से 4 आ जाता है, तो मैं रेंज क्या लिख लेता हूँ, वो रेंज 4 से ही स्टार्ट होना चाहिए और इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। अब इक्वालिटी तो होल्ड नहीं करेगी, तो क्या पता कि वो 4 से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। समझा बात? सर मतलब सिर्फ फोर्थ एक्सक्लूड होगा ना? नहीं नहीं नहीं, 4 एक्सक्लूड नहीं होगा। तुम ये सोचो, थिंक अबाउट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो 0 के आसपास भी कहीं नहीं होगा। ये जो है 0 के आसपास भी कहीं नहीं होगा। इसका कैसे रेंज निकालना है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब तुम ऐसे सोचो कि मैं रेंज लिख लूं वो 0 से इन्फिनिटी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 0.1 इसका रेंज हो सकता है, लेकिन तुम सोचो कि इसका रेंज क्या 0.1 हो सकता है क्या? तुम x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये तो हाफ तक पहुंच जाएगा ना। हाँ यस सर। समझ में आ रही बात? तो 0.1 तो चांस ही नहीं है रेंज आने का। तो सर जहाँ पे इक्वालिटी नहीं होल्ड होगी वहाँ पे मेथड ही फेल हो जाएगा पूरा। मेथड फेल हो जाएगा, यस एग्जैक्टली, वहां पे मेथड फेल हो जाएगा एएमजीएम के तरीके से रेंज निकालने का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो नाउ अब फंक्शन दिया है तो उसका रेंज तो निकालना ही पड़ेगा। यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब फंक्शन अगर दिया है तो रेंज तो निकालना ही पड़ेगा हम लोग को। तो हाँ नाउ सर। वो प्रॉपर तरीका क्या है रेंज निकालने का वो बता रहा हूँ। तो देखो, हम लोग ने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, तो ये एफ एक्स था। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तो टी मान लिया। ठीक है, तो ये कैसे टाइप की चीज बन जाएगी, टी माइनस 2 प्लस 1 बाय टी से ये एफ हो गया, मतलब जो फंक्शन हो गया। मतलब टी प्लस 1 बाय टी माइनस 2। अच्छा, यहाँ पे मैं ए एम जी एम लगा सकता हूँ क्या इन दोनों पे? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तो यहाँ से हमको ये तो पता चलेगा ना कि टी नेगेटिव नहीं हो सकता ग्रेटर एक्स देन ग्रेटर देन 2 होता, टी ग्रेटर देन 2 होता, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा होता, इफ आई ट्राई टू इक्वेट देम, मतलब t इज इक्वल टू 1 बाय टी, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो न तो प्लस 1 चलता और न ही माइनस 1 यहां से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो उससे ये यस सर। यस सर। सर ये एफ हो गया। बता सकते हैं? क्या हुआ? सर ये वाली चीज एक बार फिर बता सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को अपन ने टी लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मतलब टी 2 से बड़ा होना चाहिए। इस बात से अग्री करोगे? फिर मैंने ये बात पूछी कि क्या मैं टी और 1 बाय टी पे ए एम जी एम लगा सकता हूँ? तो ए एम जी एम लगाने के लिए मतलब उससे रेंज निकालने के लिए जो दो कंपोनेंट्स है वो लोग इक्वल होने चाहिए, टी और 1 बाय टी। तो इक्वल करके देखा कि आखिर वो टी की वैल्यू क्या आ रही है, तो उससे टी की वैल्यू तो हमारी +1 एंड -1 आ रही है। अब मेरे को तो यहाँ पे पता है कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब वो तो ना +1 सेटिस्फाई कर रहा होता ना -1 सेटिस्फाई कर रहा होता। सर मतलब एफ इसमें भी को वाई अज्यूम कर लें।
हाँ और फिर नीचे एलसीएम लेके वो जो टी है नीचे बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड, एक साइड हाँ लेके आ जाएंगे। जैसे एक काम तो तुम ये कर सकते हो, उससे बेटर सर, तरीका मैं बताऊं। अगर हम स्क्वायर बना सकते हैं। सर उसके सर अपने ना, अगर हाँ बोलो। हम हमारे लिए और टी की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ये तो, और हर वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए टी वो वाला पार्ट इंक्रीज ही हो रहा है, तो मिनिमम के लिए 2 होगा, टी इक्वल टू 2, तो 2.5 माइनस 2.5 से बड़ा होगा वो। यस, सही सही बोल रहा है। देखो अब जैसे एक चीज तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे t प्लस 1/t, याद है इसका ग्राफ x प्लस 1/x का ग्राफ कैसे टाइप का होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है, ऐसे टाइप का। और इधर जो है किस टाइप का होता है? इधर कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये किसका ग्राफ होता है? x प्लस 1/x का ग्राफ होता है। मतलब ये एक तरीके से अगर मैं y एक्सिस पे t प्लॉट कर दूं तो ये t प्लस 1/t का भी ग्राफ होगा ना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे -1, यहाँ पे उल्टा लिख दिया, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, इतना क्लियर है तुम लोग को? अच्छा, हम लोग को क्या पता है? हम लोग को पता है कि t तो 2 या उससे बड़ा है, तो अपन ने क्या किया, जैसे 2 यहाँ रखा और t हमारा 2 या उससे बड़ा है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ शेड हो रहा होता वो ये वाला शेड हो रहा होता। बोलो। सो जब t की वैल्यू 2 होती तो ये y की वैल्यू क्या होती? 2 प्लस 1/2, मतलब 2.5। समझ में आई बात? तो हम लोग इस केस में ऐसा लिख सकते थे अपने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ t प्लस 1/t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। फाइन। अब हम लोग का जो आंसर है वो क्या है? t प्लस 1/t माइनस 2 है, वो है, उसका रेंज फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, क्या किया हम लोग ने? 2.5 को 2 प्लस 0.5 में सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 दोनों साइड, और क्या। तो t प्लस 1/t माइनस 2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 माइनस 2 कितना होता है? 0.5। अब यही जो है हमारा रेंज है, अब यही रेंज है। सो रेंज जो आ गया वो आ गया हमारा 0.5 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0.5 से इन्फिनिटी। सो ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन सेकंड वाले पार्ट से डिफरेंट कैसे था? यस सर, यस सर। ओके, चलो, सबको क्लियर है बच्चों? एवरीवन, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर। चलो, सो अब हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं रेंज रिलेटेड। तो अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो मतलब सब मिक्स टाइप करके क्वेश्चंस दूंगा। मतलब अभी तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे कुछ टॉपिक पढ़ा था रेंज से, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे रहा था। अब मिक्स टाइप क्वेश्चंस। और हाँ, एक बात ये बताना जरूर चाहूंगा, जैसे मान लो जीआईएफ के अंदर अगर खुद कोई इंटीजर है प्लस कुछ से ए है और ए के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर क्या होता है? जीआईएफ के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, तो ये मैंने बता दी तुम लोग को। तो शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो पहला क्वेश्चन है, so miscellaneous questions on range. Miscellaneous questions on what? Range. सर एक मिनट ऊपर करें। क्या ये प्रॉपर्टी पे कि वो क्वेश्चन पे?
हो गया सर। हो गया। चलो, तो जैसे क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन 1 sec inverse 7 minus 5 x square plus 3 whole upon 2 x square plus 2। ठीक है, ये एफ एक्स है। तो पूछा गया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखो, कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात की जाए मतलब एक तरीके से रेंज रिलेटेड क्वेश्चन है वो। चलो इसको करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। पाई नहीं, पाई तो नहीं आएगा। Yes, Anish, very good.
सर आपको भेजा। नहीं शायद एक एंगल आएगा, पाई के टर्म्स में एक एंगल आएगा। नो आर्यन, यस संजय, गुड। तो जैसे इस क्वेश्चन को क्या कैसे सोचना होगा मेरे को, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए मेरी? सर पहले अंदर वाले का सर रेंज पहले अंदर वाले का रेंज निकाल लेंगे, आंसर ग्राफ प्लॉट करके देख लेंगे। हाँ, पहले ये देखेंगे कि भाई अंदर वाला कहाँ से कहाँ तक आउटपुट दे रहा है। अब देखो नीचे x² + 2 है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी क्या, पहले देखो पूरा खेल जो है अंदर वाले का ही है, बाहर वाला तो एक बस एज ए स्पेक्टेटर बचा वो बैठा हुआ है। तो x² + 3 है, तो नीचे x² + 2 है, तो मैं ऊपर भी x² + 2 क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। सर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसकी। क्या सर हम मतलब x² के कोएफिशिएंट्स के रेशियो से कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, देखो अब जैसे ये ऐसे बन गया 2 - 5 टाइम्स x² + 2 होल अपॉन 2 टाइम्स x² + 2। अब मैंने क्या किया, इंडिविजुअली डिवाइड किया। ठीक है, इंडिविजुअली डिवाइड करने पे क्या हो गया, 1 होल अपॉन x² + 2 -5/2। ठीक है, अब ये वाली चीज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इस चीज के बारे में देखना होगा। तो जो 1/x² + 2 है, वो इस बात से अग्री करोगे क्या कि वो 0 से हाफ के बीच में वेरी करेगा? यस सर। क्योंकि जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी तो ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी चला जाएगा और 1/∞ 0। और जब x की वैल्यू x² की वैल्यू 0 रखी तो ये 1/½ -5/2। इसका मतलब इनपुट जो है इधर -5/2 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आई थिंक -2। तो बताओ सेकंड वर्स को इनपुट कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। अब सेकंड वर्स का ग्राफ जो होता है ना, वो अगर तुमको याद हो सेकंड वर्स का ग्राफ, तो पता है वो कैसा होता है? तो किसी ने एक आंसर π/2 दिया था, तो π/2 तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, सेकंड वर्स तो π/2 एज एन आउटपुट कभी देता ही नहीं। का ग्राफ इधर से ऐसे और ये जैसे पाई वाला है, इधर से ऐसे होता है। अब हम लोग को इनपुट क्या मिल रहा है, एक तरीके से इनपुट मिल रहा है हम लोग को -2 से -5/2 तक। तो से -5/2 ये हुआ और -2 ये हुआ। इट मीन्स कि हमारा ग्राफ कैसा शेड हो रहा होगा, ऐसे टाइप का शेड हो रहा होगा, ऐसे टाइप का। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा होगा, जैसे sec इनवर्स -2 क्या होता, वो 2π/3 होता है। ठीक है, जैसे cos इनवर्स -½ हो जाता है उससे एक तरीके से। और sec इनवर्स -5/2 क्या होता, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको हम लोग ऐसे ही लिख पाएंगे। तो जो हमारा रेंज होता, अब देखो -5/2 पे तो क्या है, हॉलो टाइप का है, क्योंकि -5/2 ओपन है। जो हमारा रेंज होता वो होता sec इनवर्स -5π/2 से, सॉरी -5/2 से 2π/3।
ये हमारा रेंज होता। आई बात समझ में? तो अब हम लोग से मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? सर मिनिमम पूछा था ना, ओ इसलिए मैंने वो, ओके हाँ सर। अच्छा, मिनिमम पूछता तो क्या होता? सर वो इससे थोड़ा बड़ा होता, जो सेकंड वर्स -5/2 है, तो -5/2। इससे थोड़ा सा बड़ा क्या होता है? नहीं बता सकते हम लोग। तो अगर हम लोग से मिनिमम पूछा होता तो हम लोग कहते कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम पूछा था, ओके सर सर। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया सबको? बोलो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है? यस सर। यस एवरीवन एक बार बताओ जल्दी से, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़े अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। fx is equal to log of gif of x to the base x, ठीक है? then find the maximum value of fx. then find the maximum value of fx. Okay, पार्थ, गुड, बढ़िया। अनीश, आर्यन, सही है, वेल डन। यस शिवन, शौनक का भी सही है। खुश, तुम्हारा जो है नहीं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इसका मैं एक बार डोमेन देख लूं। चलो, इसका डोमेन क्या होता है ये बताओ। जैसे GIF ऑफ x क्या कहता कि मेरे को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ आयुष, सही है, आंसर इज 1। GIF ऑफ x क्या होता, क्या कहता, मेरे को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और x क्या कहता, मेरे को ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो GIF ऑफ x ग्रेटर देन 0 मतलब फिर हम लोग GIF वाले इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे टाइप से, याद है? तो यहाँ से हम लोग लिखते x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, लेकिन 1 इक्वल के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x 1 से इन्फिनिटी होगा। ये क्या आ गया, हमारा डोमेन आया है, तो फिलहाल फॉर द टाइम भी डोमेन आया। अच्छा, इस बात से अग्री करोगे क्या कि जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होता है वो लेस देन इक्वल टू x होता है? यस यस सर।
इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? when x is an integer. जब x is an integer. हाँ, जब x इंटीजर हो तब इक्वालिटी होल्ड करती है। तो जैसे मान लो जब x इंटीजर होता, when x is an integer, तो fx क्या हो जाता हमारा? 1. हाँ, GIF ऑफ इंटीजर होल अपॉन इंटीजर, मतलब सॉरी ये 1 हो जाता। अच्छा, अगर x इंटीजर नहीं होता, अगर x इंटीजर नहीं होता, So फिर X GIF 0 से 1 में कुछ आता. हाँ Yes, sir. मतलब ये जो है बेस थोड़ा सा बड़ा होता इसके रेस्पेक्ट में, बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा होता, तो ये वाली क्वांटिटी क्या आती? लेस देन 1 आती। ये वाली क्वांटिटी हमारे लिए समझ में आ रही बात? ये वाली क्वांटिटी हमारे को लेस देन 1 आती। अब चूंकि ये वाली क्वांटिटी हमारे को लेस देन 1 आती, क्योंकि सो अपने क्या कहते, अपने कहते कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होती? 1 होती। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 हो जाती। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? Yes sir. चलो गुड। अच्छा बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होती? मिनिमम वैल्यू क्या होती? Does not exist. नहीं, आती कुछ मिनिमम वैल्यू। सर माइनस इन्फिनिटी वो होती है ना, टेंडिंग टू नहीं। तुम अच्छा इस बात से अग्री करोगे क्या कि जैसे टेंडिंग टू पॉजिटिव 0? टेंडिंग टू क्यों? कि और हमारा डोमेन क्या है? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी है डोमेन। हाँ सर, 0 जाएगी मिनिमम। तो हाँ, 0 है। इस पहले Zero. एक बात ये अग्री करोगे कि ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों 1 या उससे बड़े ही हो रहे होते हैं, क्योंकि GIF ऑफ x, देखो x अगर 1 से इन्फिनिटी है तो GIF ऑफ x क्या होता? 1 या 1 2 3 4 ऐसे होता, और बेस तो 1 से बड़ा है ही, मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम साइड ऑफ 1 लाइक कर रहे होते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों सेम साइड ऑफ 1 लाइक कर रहे होते तो लॉग कभी नेगेटिव आउटपुट दे सकता है क्या? लॉग नेगेटिव आउटपुट कब देता है? जब आर्ग्यूमेंट और बेस एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो। तो ये कैसा आउटपुट देता? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला आउटपुट देता। अब तुम ऐसे सोचो कि मैंने से अगर x को 1.1 लिख लिया, मैंने x को क्या लिख लिया? 1.1 लिख लिया, तो उसका GIF क्या होता? 1 हो जाता टू द बेस 1.1, और log ऑफ 1 टू एनी बेसिस 0। तो यही जो है हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। यही जो है हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाती है। इतनी बात क्लियर है? Yes. बोलो बच्चों, इतना क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ओके फाइन। सर कभी भी हाँ? लॉग में मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी क्या? क्या कह रहे हो? लॉग में लॉग वाले फंक्शन में कभी भी मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्या? रेंज में? नहीं, लॉग तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी देता है ना आउटपुट। लॉग तो माइनस यस इन्फिनिटी, सर, यस सर। तो इस वाले केस में 0 आ रही है, लेकिन इन जनरल लॉग का जो रेंज होता है वो तो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। चलो इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को? तो हम लोग ने 2 पार्ट किए इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या किया?
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। दूसरा पार्ट क्या किया, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। सेकंड पार्ट था मिनिमम वैल्यू। अब मैं और क्या पूछ सकता हूँ, थर्ड पार्ट और क्या पूछ सकता हूँ कि इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करो। थर्ड पार्ट क्या पूछ सकता हूँ कि इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग को। तो ट्राई करो इसका ग्राफ ड्रॉ करने की। फंक्शन वही है log ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टू द बेस x, और मैं डोमेन हम लोग निकाल चुके हैं तो वो यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर योर कन्वीनियंस। एंड ग्राफ ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप करो। नहीं अनिश नहीं। नो प्रतीक्षा नहीं। ओके, पार्थ ने लिखा कि 1 से 2 तक का ही बना, बाकी आगे का अजीब आ रहा है। अच्छा 1 से 2 के बीच में कैसा बन रहा होगा?
So straight X line. axis पे एक्स एक्सिस पे एक लाइन है। तो देखो मैंने बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाया है क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनना है वो उसी में बनना है, तो बड़ा सा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया। तो यस शिवेन गुड। ये सर जीरो है। वो पीरियोडिक नहीं है तो इसलिए मतलब मार्क करने में प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ समझ रहा हूँ मैं, सर पीरियोडिक नहीं हो पाना लेकिन पीरियोडिक नहीं है। अच्छा देखो अगर x हमारा 1 से 2 के बीच में होता, अगर x हमारा 1 से 2 के बीच में होता तो उस समय जो GIF ऑफ x होता वो क्या हो जाता, 1 हो जाता। तो log ऑफ GIF ऑफ x टू द बेस x मतलब log ऑफ 1 टू द बेस x वो 0 आ जाता है। इसका मतलब क्या होता कि 1 पे हॉलो और ऐसे टाइप का, 2 पे भी हॉलो, ठीक है। अच्छा जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 होती, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 होती तो अच्छा इस बात से सब लोग अग्री करेंगे क्या, जब x की वैल्यू इंटीजर्स हो रही होती, जो भी इंटीजर्स है वो हो रहे होते, तो जो आउटपुट है वो 1 बार बार आ रहा होता। यस सर। यस सर। तो से मैंने यहाँ पे 1 प्लॉट कर दिया, तो कुछ ऐसे 2 पे भी 1 आ रहा होता, 3 पे भी 1 आ रहा होता और 4 पे भी 1 आ रहा होता। ठीक है मैं इतना ही ड्रॉ करूंगा। अच्छा जब x 2 से 3 के बीच में होता, जैसे मान लो x जो है हमारा अगर 2 से 3 के बीच में होता तो y जो है हमारा क्या होता, ये log ऑफ 2 टू द बेस x, ठीक है। अच्छा हो क्या रहा है कि x धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जब x की वैल्यू 2 थी फिर उसके बाद बढ़ के x की वैल्यू 3 हो गई और आर्ग्यूमेंट तो कैसा है वही है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती, log ऑफ 3 टू द बेस 2, log 2 base 3 सॉरी log ऑफ 2 टू द बेस 3, ये यहाँ तक जा रहा होता। ये बात समझ में आई सबको? जी सर। तो यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया और ये log ऑफ 2 टू द बेस 3 हो गया, फिर 3 पे फिर से पहुंच गया होता 1 पे, हाँ अब यहां से भी ऐसे डिक्रीज कर रहा होता। अब मेरे लिए पता है क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो इधर आ रहा होता, इस पॉइंट पे कुछ आ रहा होता, जैसे यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 3 आया है, तो इस पॉइंट पे क्या आता है, log ऑफ 3 टू द बेस 4 आता। to the base 4 समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या आता है, log ऑफ 3 टू द बेस 4 आता। अब मेरे को ये पता करना है कि log ऑफ 2 टू द बेस 3 एंड log ऑफ 3 टू द बेस 4 इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अच्छा तुम ऐसे सोचो, नेक्स्ट होता है log ऑफ 4 टू द बेस 5, फिर नेक्स्ट होता है log ऑफ 5 टू द बेस 6, ऐसे ही log ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग प्लस 1, ऐसे टाइप का हो रहा होता। अच्छा जब ये समथिंग बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे इन्फिनिटी की तरफ हो जाता, तो ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते, हाँ सर टेंडिंग टू 1 होता है। ये ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 1 हो जाता, मतलब से 1 माइनस टाइप का, 0.99 टाइप का। तो अब देखो जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ा, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो डिफरेंस तो सेम रहा आर्ग्यूमेंट और बेस के बीच में, लेकिन वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली गई। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं
कि ऐसा ऐसा ऐसा, और ये लोग अल्टीमेटली कहाँ तक जा रहे होते, 1 के बहुत करीब पहुंच रहे होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? बोलो यस सर। एक बार जल्दी से बताओ बच्चों, इज इट क्लियर? ये क्लियर है? यस सर। यस ओके, तो सर आप इसका कॉन्केविटी कैसे डिसाइड किया? अभी बताता हूँ, तो पहले ये बता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो इधर आ जाता कहीं, ठीक है, मतलब ये थोड़ा इससे ऊपर होता कुछ। फिर अगला जो पॉइंट आता वो किधर आता, 5 जो है वो किधर आता, ये इधर थोड़ा आता, ऐसे टाइप का। और जो एंड में होता, एकदम एंड में ग्राफ, बहुत दूर पे इनफाइनाइट पे, तो वो यहाँ से तो ऐसे होता और बस ऐसे जा रहा होता। अग्री करोगे? बोलो बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब इस ग्राफ को देख के अगर हम लोग से कोई रेंज पूछे, रेंज इस ग्राफ को देख के, सो व्हाट कैन आई कमेंट अबाउट द रेंज ऑफ दिस ग्राफ? Sir, 0 to 1, except सर log of 2 base 3 से हाँ, 1 यूनियन 0। यस, वेरी गुड। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ मैं रेंज, कि यहाँ से मेरे को रेंज पूछे, तो रेंज मैं क्या लिखूंगा? देखो ये वाला तो पूरा के पूरा एक इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, तो रेंज में क्या लिखूंगा? ओपन ब्रैकेट log ऑफ 2 to the base 3 से लेके 1 क्लोज, ठीक है। और फिर एक ये वाला पॉइंट भी तो आ रहा है, यूनियन 0 कर्ली ब्रैकेट, यूनियन 0 कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, yes sir. सर आपने वो ग्राफ प्लॉट किया उसमें लॉग 2 बेस 3 पे हॉलो सर्कल क्यों लगा? हाँ हाँ सर प्लीज वो बताइए ना। क्योंकि देखो हॉलो इसलिए क्योंकि जैसे जब तुम x की वैल्यू 3 पुट करते, तो x की वैल्यू 3 पे log ऑफ GIF ऑफ s टू द बेस 3 टू द बेस 3, ये तो 1 बन जाता ना, ओके सर हाँ। तो ये यहाँ पे आ जाता पॉइंट, सीधे 1 बन जाता। तो x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 पे क्या कहते हैं वो, सर और आप log ऑफ 2 टू द बेस 3 नहीं आता। हाँ हाँ सर और आपको ये कैसे पता चला कि जैसे वो आगे आगे जा रहा है ग्राफ का लेंथ छोटा छोटा हो रहा है? मैंने यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया, देखो जैसे log ऑफ 2 टू द बेस ओके 3 है। सर हाँ सर वो समझा मुझे हाँ ओके उससे आपने कहा ओके। हाँ ठीक है, अब बात आती है कॉन्केविटी पे, प्रतीक्षा। तो जैसे मान लो इसमें मैं कोई भी एक ले लेता, से मान लो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x ले लेता, ठीक है। कोई उसमें से एक पोर्शन तो ये होता ना एग्जाम्पल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln2 अपॉन ln x। अब इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट, ये कब होता? जब x हमारा 2 से 3 के बीच में होता। अब इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं, तो जैसे ln2 तो भाई कांस्टेंट है, तो माइनस ln2 होल अपॉन ln x का होल स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक है। तो अब अगर तुम देखो, तो क्या कहता हूं मैं,
एक तो ये x अगर 2 से 3 के बीच में है तो ये ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव है dy/dx। यस सर। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा x 2 से 3 की तरफ जा रहा है तो ये और ये बढ़ता चला जा रहा है, ln x भी बढ़ता चला जा रहा है और x भी बढ़ता चला जा रहा है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज करता जा रहा है। तो जैसे मान लो x हमारा 2 से 3 गया, कौन गया? x हमारा 2 से 3 गया, तो जो डिनोमिनेटर है वो भी इंक्रीज किया। डिनोमिनेटर इंक्रीज किया मतलब माइनस को छोड़ के ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो जैसे डिनोमिनेटर मान लो मैं ऐसे लिख लूं कि से 3 से 2 गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिनोमिनेटर 3 से 2 गया फॉर एग्जांपल। तो अब इसके सामने तो माइनस भी है, तो मतलब एक तरीके से -3 से -2 गया, तो इनका जो रेशियो है 1/, तो 1/, कहाँ से कहाँ तक गया? -1/3 से -1/2 तक। ठीक है, तो यहां से फिर इसके स्लोप से हम लोग पता करेंगे। ठीक है, या तुम चाहो तो फिर इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और फिर हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर मैं इसकी कॉन्केविटी ऐसे रख देता तो ये वर्टिकल टाइप का हो रहा होता, और यहाँ पे जो तुम्हारा आ रहा है, जैसे कि मान लो तुम्हारा जो dy/dx आ रहा है, उसमें dy/dx कभी इंफिनिटी थोड़े हो रहा है यहाँ पे। सर आपने अभी कहा डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना? डिनोमिनेटर बढ़ेगा लेकिन उसके साथ माइनस साइन अगर आ जा रहा है, वही सर, मतलब ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा ना dy/dx। हाँ, ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा, ओवरऑल फ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव हो जाएगा ओवरऑल फ्रैक्शन, समझी? स्लोप जो है ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव कब होती है? ऐसे ग्राफ में होती है। जी सर, समझ गए। ठीक है, तो वेल मतलब ये तो ऐसा ही हम लोग ने कर लिया। सो अब देखो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये इसमें सारे पार्ट्स तुम लोग को समझ में आ गए, जितने भी तीनों, स्पेशली ग्राफ समझ में आया? अगर ग्राफ समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर आप वो ऊपर वर्टिकल स्लोप वाला क्या बोल रहे थे? मतलब मैं ऐसा बोल रहा था कि जैसे मान लो अगर ऐसे कॉन्केविटी हो तो यहाँ पे तो फिर वो वर्टिकल बन रहा होता है ना टेंजेंट, तो फिर यहाँ पे dy/dx इनफाइनाइट होने लगता है, जी सर, समझ गए। लेकिन यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट नहीं आ रहा है हो नहीं सकता। x की वैल्यू। हाँ, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड? इतना क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, तो अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 to the power mod x is equal to x square minus a। ठीक है, then find complete range of a for which above equation is satisfied
for maximum number of values of x, ठीक है, for maximum number of values of x. तो इसमें जैसे ऑप्शंस माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तीसरा ऑप्शन है -1 से +1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? Yes. ओके, तुलिका तुमको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? सर आपने डोमेन कैसे निकाला एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में डोमेन नहीं, हाँ देखो, सर, एक्स की वैल्यूज कैसे निकाली आपने? नहीं देखो, जैसे होता क्या कि जैसे 2 से 3 के लिए हमारा ये वाला ग्राफ होता, क्योंकि हम लोग का ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टू द बेस x। तो जब मैं x 2 से 3 के बीच में ले रहा होता तो GIF क्या होता, वो तो 2 होता, और बेस तो x है तो वही x रहता। तो मैंने इसका एग्जाम्पल एक तरीके से शो किया कि प्रतीक्षा ने पूछा कि इसका ग्राफ की कॉन्केविटी मैं कैसे डिसाइड करूं। ठीक है, जैसे तुम देखो तो मैंने इस ग्राफ की कॉन्केविटी कॉन्केव अपवर्ड दिखाई है, तो वो मैंने कैसे डिसाइड किया। ठीक है, तो तुमको ये समझ में आया अभी फॉर द टाइम बिंग कि जब log ऑफ 2 टू द बेस x लिख रहे होंगे तो x जो है वो 2 से 3 हो रहा होगा। हाँ, हेलो, देखो हमारा क्या था, हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू लॉग सर ऑफ, रुकिए थोड़ा। नहीं मैं वो कर ही नहीं रहा, मैं तो ये वाला कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लॉग ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x टू द बेस x था। ठीक, तो ये जैसे पार्ट वाइज ग्राफ बन रहा होता है। तो जैसे अगर मैं x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में ले लेता तो उस समय GIF ऑफ x क्या होता, 2 होता। अच्छा, x तो वैसे ही होता, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सर आपको मैसेज किया। एक मिनट रुको यार, मैं इसको समझा दूँ। हाँ ठीक है, सही है, डी ऑप्शन, गुड, आंसर डी आ रहा है। तो लिखा इतना आया समझ में कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस x, जहाँ कब, जब x 2 से 3 के बीच में हो रहा होगा। ओके, अब उसका क्वेश्चन था कि सर जैसे ये तो डिसाइड कर लिया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि इसका dy बाई डी एक्स, जैसे log ऑफ 2 टू द बेस 2 को हम लोग चेंज ऑफ बेस से ln2 अपॉन ln x लिख सकते हैं। फिर इसमें जब हम लोग dy बाई डी एक्स निकालते ना, dy बाई डी एक्स निकालते तो मैं ऐसे लिखता -ln2 होल अपॉन ln x का होल स्क्वायर इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब देखो x हमारा 2 से 3 के बीच में है, तो ln2 तो पॉजिटिव होता ही है, ln x का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और x 2 से 3 के बीच में है, इसका मतलब पॉजिटिव। इट मीन्स ओवरऑल चीज क्या आ गई, नेगेटिव आ गई।
dy बाय dx नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा होगा। अब डिक्रीज करने के लिए दो तरीके थे, या तो ऐसा वाला तरीका या तो ऐसा वाला तरीका। ये जो है कॉन्केव अपवर्ड वाला है और ये जो है कॉन्केव डाउनवर्ड वाला है। अब देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे x अगर 2 से 3 तक हुआ, 2 से 3 जब गया मतलब x बढ़ा तो जो डिनोमिनेटर है वो भी बढ़ा, डिनोमिनेटर भी बढ़ा। डिनोमिनेटर बढ़ा इसका मतलब इस फ्रैक्शन की जो नेगेटिविटी थी वो कम हुई, फ्रैक्शन की नेगेटिविटी वो डिक्रीज की। ठीक है, जैसे मान लो कि फ्रैक्शन जब 2 पे होता तो फ्रैक्शन जो है जैसे dy बाय dx अगर -5 होता से, तो अभी जो है dy बाय dx थोड़ा और कम नेगेटिव हो गया, से -2 हो गया। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये वाला ग्राफ होता है कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ, इसमें जो dy बाय dx होता है उसकी नेगेटिविटी कम होती जाती है। देखो ये ज्यादा नेगेटिव होता, ये थोड़ा उससे कम नेगेटिव होता, ये और कम नेगेटिव होता। और जो कॉन्केव डाउनवर्ड वाला ग्राफ होता है उसमें dy बाय dx की नेगेटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज करती जाती है। तो क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे dy बाय dx की नेगेटिविटी कम हुई, इसका मतलब ये वाला ग्राफ होता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसे टाइप का कॉन्केव अपवर्ड वाला ग्राफ। अभी आया समझ में? सर इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए ना -1 ऑप्शन में? नहीं, -1 इंक्लूड होता है ना, तो उससे केवल एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा होता है। सर क्वेश्चन दिखाएंगे एक बार? ये क्वेश्चन चलो, सो ये क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू ग्राफ। अब देखो 1/2 mod x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a। ठीक, तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना चाहिए, 1/2 mod x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए। तो क्या ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता क्या? यस सर। अबाउट y एक्सिस, तो इसका जो अपना ग्राफ बन रहा होता वो सर डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब a को उधर ले गए और जो हाफ वाला टर्म है उसको RHS लेके अगर बोल दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, जितना x बढ़ेगा उतना 1/2 छोटा होएगा और जितना x बढ़ेगा x स्क्वायर बड़ा होता जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एकदम लिमिटिंग वैल्यू पे ले लिया उसका वैल्यू और वैसे रेंज आ जाएगा ना डायरेक्टली। देखो ऐसे क्वेश्चन को तुम ग्राफ से करोगे ना, ग्राफ बना के इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बना के, तो तुम्हारी कभी गलती नहीं होगी। ओके ठीक है, ओके सर। मतलब इसीलिए मैंने इतना टाइम स्पेंड किया तुम लोग के साथ ग्राफ पे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर जो समझा सके। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये 1 होता और ऐसा ग्राफ होता 1/2 mod x का। अब तुम ऐसा सोचो कि x स्क्वायर माइनस a, तो x स्क्वायर का ग्राफ पहले तो कैसा होता, ऐसा होता। तो x स्क्वायर माइनस a का ग्राफ से कुछ ऐसे टाइप का होता। फाइन,
तो ये जो पॉइंट होता, जैसे मान लो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो -a होता। ठीक, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, हमारे जो दोनों ग्राफ है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें। ठीक, तो अगर तुम सोचो कि अगर ग्राफ हमारा ऐसा हो जाए तो इंटरसेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो इंटरसेक्शन होगा, लेकिन एक ही पॉइंट पे होगा। अगर हमारा ग्राफ ऐसा हो जाए तो इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स पे होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहली बात कितने बन सकते हैं? 2। 2 ही बन सकते हैं। अच्छा, 2 बनने के लिए क्या, अगर मैं ये मेक श्योर कर लूं कि जो -a जो है वो अगर 1 से छोटा हो जाए, 1 के नीचे लाई करे -a, तो उससे काम हो जाएगा। तो -a शुड बी लेस देन 1। इस बात से अग्री करोगे? तो a शुड बी ग्रेटर देन -1। तो ये क्या हो गया? a बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। इतना सबको क्लियर है? एवरीवन, इज दिस क्लियर कि कैसे हुआ? देखो, ये ग्राफ बना के एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो गया कि हमको कैसे करना है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का क्या मतलब है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ए यूनिट से नीचे शिफ्ट हो गया होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए से ए यूनिट्स नीचे शिफ्ट कर दिया, तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, जब तुम एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो -a आएगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये जो ब्लू वाला और ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ बार इंटरसेक्ट कर सकें। तो यहीं पे जैसे ऐसा अगर ऐसे हो रहा है तो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर ऐसा होता तो एक ही बार इंटरसेक्ट करते। तो अगर मैं ये इंश्योर कर लूँ कि ये जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो 1 के नीचे है, तो रेड वाला ग्राफ हमेशा ब्लू वाले ग्राफ को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। तो इसलिए मैंने लिख लिया कि -a शुड बी लेस देन 1। उससे क्या हो गया अपना? a शुड बी ग्रेटर देन -1। बस, मतलब -1 से इंफिनिटी। ठीक है, आगे चला जाए अपने। यस सर। चलो, सर इसका अलजेब्रिक मेथड एक बार आप समझा सकते हो? अलजेब्रिक मेथड अपने सर मतलब अलजेब्रिक मेथड में वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए कैसे सेटिस्फाई करेंगे, वो वाली चीज आप एक बार। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर इफ आई वांट टू डू अलजेब्रिकली, मतलब देखो, a इज इक्वल टू, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, कहाँ चला गया क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस हाफ मॉड एक्स। ठीक है। अच्छा, इसका ना हम लोग को इस ओवरऑल फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस हाफ मॉड एक्स, इसको मैं अगर कोई फंक्शन मान लूँ से, इसको मैं क्या मान लूँ? एफ एक्स मान लूँ। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है क्या होता? सिमेट्रिक अबाउट क्या होता? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अच्छा, अब जब मैं x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा होता, और x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते, तो एफ एक्स जो है वो ऐसा बनता हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 टू द पावर x, है ना? अच्छा, यस सर। ये बताओ, जब x 0 से बड़ा होता तो एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ होता?
एक इंक्रीजिंग होता। अग्री करोगे अगर x 0 से बड़ा होता तो? यस सर। अच्छा 1/2 रेज टू x, 1/2 रेज टू x तो ऐसा होता। डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग क्या होता है? वो मैंने Increasing. क्लास इंक्रीजिंग होता है। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए ओवरऑल ग्राफ क्या हो गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीज। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी एक तरीके से। तो f ऑफ 0 क्या होता? f ऑफ 0 होता 0 -1 विच इज -1। और उसके बाद क्या कहानी हो रही होती? उसके लिए हमको एक बार कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लॉट करना सर होता। फिर x लेसर देन 0 के लिए भी वो इंक्रीजिंग ही हो जाता ऑपोजिट पे तो। अब देखो ये ऐसे हो जाता हमारा ग्राफ, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस तो ये ऐसे हो जाता। तो ऐसा ये किसका ग्राफ आ गया? fx का, जो कि है हमारा x² -1/2 mod x। समझ में आया ये बच्चों ये वाला चीज? सर मॉड नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो यस सर। अच्छा अब जैसे इज इक्वल टू ए है, तो इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है कि वो कांस्टेंट वाली चीज याद आ रही है? तो जैसे मान लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन वाली चीज, तो जैसे अगर ए यहाँ पे होता तो वो ग्राफ को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा होता? 2 बार। 2 बार, मतलब 2 सोल्यूशन आ जाते। अच्छा ए अगर यहाँ पे होता तो एक सोल्यूशन आता, ए अगर यहाँ पे होता तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता। सॉल्यूशन। ठीक है, तो ए को हमको क्या करना चाहिए? ए को हमको ऐसे 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 होना चाहिए। तो ग्राफ को देख के क्या पता चल गया? ए ग्रेटर देन -1। -1। ठीक है, देखो एक तो सबसे पहली बात कि कोई एल्जेब्रा इसमें हम लोग जनरली नहीं लगा सकते, नॉर्मल जो एल्जेब्रा हम लोग सीखते हैं, क्योंकि ये जो दो फंक्शंस है ना x² और 1/2 रेज टू x, ये दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शन है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यस सर। तो जैसे मल्टीपल टाइप के फंक्शंस अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहे हो तो ट्राई टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस वाज मेथड 2। मेथड 2 सबको आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 1/1 प्लस साइन स्क्वायर x is equal to k pi by 6 is equal to what? K pi by 6. Then find set of values of k for which above equation has solution. Find the set of values of k for which above equation has solution. ठीक है, चलो आंसर ऑप्शन लिख लेता हूँ। फिर है सॉल्यूशन से मतलब एक सॉल्यूशन या फिर क्या? हाँ मतलब एटलीस्ट एक सोल्यूशन हो कम से ओके। कम, मतलब ऐसा ना हो जाए कि नो सोल्यूशन आ जाए।
यस गुड अनीश सोहम यस पार्थ सही तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या सोच रहे होंगे, कैसे लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए? सर मतलब जो LHS में फंक्शन है उसकी रेंज निकालेंगे। हाँ यस, जो LHS में फंक्शन है उसकी रेंज निकालना, और LHS में फंक्शन की रेंज निकालने का मतलब कि ये जो फंक्शन है जिसको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ अंदर वाला, उसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी हाफ आ से रहा है। 1 सर उसका आउटपुट 1/2 से 1 तक से आ रहा है। 1। हाँ तो देखो, जैसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 + sin² x जो होता वो 1 से 2 के बीच में होता, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता वो एक तरीके से हाफ से 1 के बीच में होता। तो हो क्या रहा होता कि यही जो चीज है वो साइन इनवर्स को एज एन इनपुट मिल रही होती, हाफ से 1। ठीक है, अब साइन इनवर्स क्या आउटपुट दे रहा होता उसको देख लिया जाए। तो वैसे साइन इनवर्स को अगर हाफ से 1 तक इनपुट मिलता है तो वो जो आउटपुट है वो π/6 से π/2 से तक। π/2 π/6 से π/2 देता है। वो हम लोग साइन इनवर्स के ग्राफ को ड्रॉ करके देख सकते हैं। अच्छा, इसी को क्या बोला गया है? इसी को बोला गया है कि ये k π/6 होना चाहिए। ठीक है, तो पाई चले गए और 6 उधर लेके चले गए तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर 1 से 3। 1 से 3। ओके, तो समझ में आया ये? सर अगर इसी को थोड़ा डिफरेंट मेथड से करेंगे तो अगर मैंने साइन इनवर्स को दूसरे साइड लेके गया, sin k/6 ऐसा लिख दिया मैंने, और फिर क्वाड्रेटिक sin² x की जो है उसको उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, उससे नहीं आएगा? तो नहीं आएगा। देखो, साइन इनवर्स होना और साइन उधर ले लेना उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे जो साइन इनवर्स होता है ना वो आउटपुट -π/2 से +π/2 के बीच में ही देता है। ठीक है, लेकिन अगर उधर तुम साइन ले गए तो फिर साइन, उससे सिनारियो चेंज हो सकता है। मतलब वो अभी हम लोग ITF में पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स होना और साइन उधर ले जाना, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके सर। चलो ठीक है, कल टेस्ट है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो Thank you. हमारा रेंज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इवन एंड ऑड फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेंज से बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है। मतलब देखो, एक तो रेंज से हमारा ग्राफ, मतलब ग्राफ के एनालाइज करने की आदत पड़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग ने इस अभी तक जो है बस रेंज पढ़ना ही सीखा, हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली जिसका यूज अभी आगे आएगा। मतलब जब क्वेश्चन आएगा तो उसको तुम ग्राफ से ड्रॉ करके तुरंत ड्रॉ कर लोगे, बस बताना होगा कि अच्छा इसमें ऐसा करना रहता है। ठीक है, तो रेंज अच्छे से आता है अगर हम लोग को फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ, ये 3 चीज अच्छे से आती है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है अपने लिए। फिर उसके बाद बहुत सिंपल सी चीज होती है, जैसे एक टॉपिक होता है ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, तो दैट इज रिलेटेड टू
रेंज ओनली ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। एक टॉपिक होता है वन एंड मैनी वन फंक्शन, तो दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम लोग ने सीख लिया एक तरीके से dy बाई dx निकाल के। फिर बस फिर इवन एंड ऑड फंक्शन तो वो तो बहुत ही सिंपल होता है, बस प्रोसीजर होता है। ओके, तो आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मैं तुम लोग के ग्रुप पे होमवर्क भेज दूंगा। जो रेंज के क्वेश्चंस मैंने बुकलेट से टिक नहीं कराया ना? नहीं सर। ठीक है, तो रेंज के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं बुकलेट से वो मैं तुम लोग के ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, चलो बाय।